क्या टारगेट है आपका, क्या जहन में सोचा है आपने कि कितना स्कोर करेंगे 27 में? आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 2027 में अपेयर होने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक नंबर सोचा होगा अपने जहन में कि वो कितना स्कोर करेंगे आउट ऑफ 1200। 1200 मार्क्स हैं आपके इंक्लूडिंग कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो एक नंबर जहन में रखा होगा आपने कि कितना स्कोर करना है। टॉपर्स का कितना स्कोर आता है और टॉप के जो 3 ग्रुप्स हैं उनमें अगर आपने सीट सिक्योर करनी है तो उसके लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा, इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले, क्योंकि आप सब बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स के लिए 2 डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज हम पहले इन 2 डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे, इनको स्टडी करेंगे और आपके पास इन 2 डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका वो ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है। ये है आपका पहला डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं सिलेबस। ये देखिए सिलेबस जो है ये एफपीएससी का सिलेबस है। ये सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तकरीबन समझ लें 2016 का, उसको हमने फॉलो करना है। लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियां भी हैं जो कि हमने हर सब्जेक्ट के लिए वो चीजें पढ़नी है कि कौन सी चीजें हैं जो इस सिलेबस की हम फॉलो करेंगे, कौन सी चीजें हैं जो हमने और टॉपिक्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं, ये भी जरूरी है। लेकिन ये सिलेबस आपके पास होना लाजमी है। ये सिलेबस तो 100% हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमने और भी एडिशनल टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जो इस गिवन सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना सिलेबस है। पेपर्स जो है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को जहन में रखते हुए बनाए जाते हैं, तो हम उसको भी तैयार करेंगे। ये डॉक्यूमेंट होना आपके पास जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट है जिसको आज हम पढ़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये है एग्जामिनर्स रिपोर्ट। हर साल जैसे ही स्टूडेंट्स पेपर्स दे के आ जाते हैं, उसके बाद जो पेपर्स चेक होते हैं, चेक होने के बाद क्या होता है कि चेक होने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट। ये एफपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है। आज हम एक रिपोर्ट पढ़ेंगे और बाकी तमाम रिपोर्ट्स में कौन कौन सी बातें सेम हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हम सही से एक अच्छा रोड मैप फॉलो कर सके। हमें पहले से ही पता हो कि कौन सी गलती करने से पेपर फेल होता है, जो पास होते हैं उनको कौन सी चीजें करनी होती हैं और वो कौन सी चीजें करते हैं जिनकी वजह से वो पास हो जाते हैं। हमारे पास समझ लें कि एक क्राइटेरिया ऑलरेडी एफपीएससी ने दे दिया है कि जी ये चीजें फॉलो कर लें तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स आपको तमाम जो रिपोर्ट्स हैं ये एफपीएससी की चेकर्स की, इनमें कॉमन मिस्टेक्स तकरीबन सेम है। आप कोई भी रिपोर्ट देखेंगे 23 है 22 है, आपको कुछ मिस्टेक्स हैं जो सेम लग रही होंगी, लेकिन हमने इस रिपोर्ट को पढ़ना है, उसके बाद जो है हमने बाकी रिपोर्ट्स को भी कंपेयर करना है। इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो जो कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं वो क्या क्या चीजें करते हैं और जो पास नहीं हो पाते उनसे क्या गलतियां होती हैं। स्टार्ट करते हैं अपने एसे से, क्योंकि एसे का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं और उनको फियर भी होता है कि ये पेपर किस तरह से पास करें। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, नंबर 1। उसके बाद आपको ऐसे का फ्रेमवर्क सिखाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको फ्रेमवर्क सिखाएंगे कि ऐसे को किस तरह से डिकोड करना है, और साथ ही साथ ऐसे के लिए जो कंटेंट प्रिपेयर करना है वो भी आपको सिखाया जाता है। जैसे ही आपकी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, एक जनरल सेशन होगा, उसके बाद एक रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, तो उसी दिन से जो है आपको एक राइट ट्रैक पे रखा जाएगा, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और डिविएट ना हो आप। अब इस ऐसे में जो कि चेकर का कहना है कि ऐसे में स्टूडेंट से क्या क्या इश्यूज वो करते हैं, सबसे पहले देखें कोर इशू क्या है। सबसे पहला इशू जो हाईलाइट किया गया है वो है एनालिटिकल जो एसेज हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। वो कैंडिडेट्स जो ऐसे अटेम्प्ट करते हैं वो फोकस्ड नहीं होते और एनालिटिकल एबिलिटीज उनके अंदर होती नहीं है। अब ये एनालिटिकल एबिलिटीज क्या है, एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, ये तमाम चीजें हम वन बाय वन सीखते जाएंगे। अभी आप सिर्फ सुपरफिशियली चीजों को समझने की कोशिश करें। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्राइब करें। जैसे मैं आपको कहता हूं कि जी डिस्क्राइब दिस क्लासरूम,
तो स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी स्टूडेंट्स बैठे हैं और उसके अलावा जो है प्रोजेक्टर है, या जो है इन्वायरमेंट काफी अच्छा है, या इतनी चेयर्स हैं, ये लाइट्स लगी हुई है, ये आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे। आप ये क्रिटिकल एनालिसिस नहीं दे रहे हैं। क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है? जिसमें आप स्ट्रेंथ्स बताते हैं, वीकनेसेस बताते हैं, एक क्वेश्चन को या ऐसे को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डिस्कस करते हैं। ये समझेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये बात जहन में रखनी है कि ऐसे में एनालिसिस होना जरूरी है, ऐसे के अंदर एनालिसिस का होना जरूरी है। उसके बाद टॉपिक की मिस इंटरप्रिटेशन, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं ऐसे में कि वो टॉपिक को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तकरीबन स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी अच्छे से की है और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर उनसे गलती मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक में हो सकती है। टॉपिक की मिस इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपसे पूछा कुछ और हो और आपने लिख कुछ और दिया हो, दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन। मैं आपको एक फनी सी बात बताता हूं कि एक दफा एक ऐसे आया था पास पेपर्स में। टॉपिक का नाम था इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कोलन द वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है उसके लिए वे फॉरवर्ड पूछा है। इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कोलन द वे फॉरवर्ड। अब इस ऐसे को एक स्टूडेंट ने, जाहिर सी बात है कि वो एक बिगिनरी थे, लेकिन उन्होंने इस ऐसे को पता है कैसे इंटरप्रेट किया? उन्होंने कहा कि सर ये क्लोज एंडेड टॉपिक है, हमसे वे फॉरवर्ड पूछा है, तो उसने पता है क्या लिखा? उसने लिखा है इनफॉर्मल इकोनॉमी इज द वे फॉरवर्ड, यानी हमें इनफॉर्मल इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। देखें कितनी सिली सी मिस्टेक है। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के इशू को एड्रेस कैसे करना है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी ही सोल्यूशन है, हमें इनफॉर्मल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, जिनकी वजह से वो गलत इंटरप्रेट करते हैं टॉपिक को और वो फेल हो जाते हैं। यानी आपसे क्या पूछा है, आपने वो नहीं बताया, आपने उसको एक और ही डायरेक्शन दे दी है। जैसे कभी कभी सवाल जो है ऐसा होता है, या ऐसे पेपर ऐसा होता है जिसमें आपसे प्रोस्पेक्ट्स पूछे हुए होते हैं, तो स्टूडेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बता देता है या सॉल्यूशंस बताता है, प्रोस्पेक्ट्स बताता ही नहीं है। या तो वो फ्यूचर बता देता है या उसको सॉल्यूशन की तरह समझ लेता है और सॉल्यूशंस दे देता है। अगेन ये मिस इंटरप्रिटेशन है। और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं और ऐसे टॉपिक्स भी बहुत सारे होते हैं जिनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, यानी पूछा कुछ और होता है और स्टूडेंट्स ने लिखा कुछ और होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। वो अपनी जो आउटलाइन बनाते हैं उसमें थीसिस स्टेटमेंट कहाँ रखनी है, या जब वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखें, हमने जो ऐसे अटेम्प्ट किया है वो किस तरह का है, आर्ग्यूमेंटेटिव है या नहीं है, सॉल्यूशंस आएंगे या नहीं आएंगे, कितना बैकग्राउंड देना है। ये तमाम जो इश्यूज हैं स्ट्रक्चर के इश्यूज, जिसमें कोहेरेंस या कनेक्टिविटी नहीं होती, पैराग्राफ्स में जंप्स होते हैं, अचानक से एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है फिर अचानक से कोई नई बात होती है, मल्टीपल आइडियाज एक ही पैराग्राफ में बताए हुए होते हैं तो समझ नहीं आ रहा होता। ये कुछ वीकनेसेस होते हैं, इनको भी हम एड्रेस करेंगे। यानी आपने सिर्फ इसमें से ये बात समझनी है कि यह रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। अब ये जो ऐसे का पेपर है इसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है ऐसे का फ्रेमवर्क, जिसमें हम ये तमाम चीजें जो लिखी हुई हैं ये समझेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इनफ नहीं है, इसके बाद ऐसे का कंटेंट वो भी प्रिपेयर करेंगे हम साथ ही साथ, ताकि आप ऐसे प्रोड्यूस भी कर पाए। डिफरेंट एसेज आपसे डिकोड करवाए जाएंगे। हर ऐसे में कोई ना कोई ऐसी छोटी सी चीज होती है जो कि हो सकता है कि आप उसको गलत इंटरप्रेट करें। तो हर साल एक या दो ऐसे एसेज भी होते हैं जिनमें इस तरह की कुछ चीजें होती हैं कि स्टूडेंट उनको गलत इंटरप्रेट कर सकता है। तो वो 20 to 25 एसेज हैं, वो भी जो है आपको करवाए जाएंगे, ताकि फिर कोई भी ऐसे आ जाए तो आप उसको इंटरप्रेट सही से कर सके। यानी ऐसे को आपने इंटरप्रेट सही से करना है तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करवाई जाएगी।
ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको पता होगा कि जी किस तरह के एसेज आते हैं और उनकी क्या इंटरप्रिटेशन बनती है, आप पहले से ही रेडी होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वो एग्जाम में जाते हैं तो उनको कोई भी इशू नहीं आता। रिसेंटली एक स्टूडेंट जो है उनको मैंने कहा कि काफ़ी पोटेंशियल और ब्राइट कैंडिडेट हैं, तो उनकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, ऑल्दो बिगनर हैं लेकिन बिगनर के हवाले से बहुत ब्राइट कैंडिडेट हैं। तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो पता है उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा सर मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ लेकिन आप मेहनत बहुत करवाते हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिर। अब आप देखिए स्टूडेंट्स का ये फीडबैक आ रहा है, एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करने से थोड़े से डर रहे हैं और उनको पता है कि सर इतनी ज्यादा मेहनत करवाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये गाइडेंस नहीं मिल रही है, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। तो वो क्या करते हैं, वो अपने एसेज एग्जाम में जाके लिखते हैं, पहला ही ऐसे एग्जाम में जाके लिखते हैं। एक तो फियर भी होता है, लिखने का फियर होता है, इसीलिए ना पहले दिन से ही आपको लिखवाएंगे कि ये जो फियर है आपका वो ओवरकम हो सके। देखें 4-5 दिन 10 दिन आपकी क्लासेस हुई, उसके बाद आप 1 या 2 सेंटेंसेस तो लिख ही सकते हैं ना। वहां से हम स्टार्ट लेंगे कि जी आपकी स्टार्टिंग लाइन क्या है, आप 2 सेंटेंसेस लिख पा रहे हैं, अब इसको 4 करें, अब इसको 6 करें, अब इसको 8 करें। ऐसे करते करते आप एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ हो गया, अब 2 पैराग्राफ्स बनाएंगे, 2 पैराग्राफ्स हो गए, अब 2 पेजेस लिखेंगे, 2 पेजेस हो गए, अब इसको 6 पेजेस करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि अचानक से बस आपका एक लेक्चर हो गया और अब आप लिखना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपने ग्रेजुअली जो है वो प्रोग्रेस करनी है। ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस करेंगे तो इजीली जो है चीजें कवर हो जाएंगी। यहाँ पर शर्त ये है कि पहले दिन से आपको सही से गाइडेंस मिले, आप एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करें। अगर ऐसा होता है तो आप ट्रैक पे रहते